अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। आज मेरी शादी की सुहागरात थी। आज मेरे पति मुझ पर खूब प्यार लुटाएंगे, ये सोचकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। मैं सुहाग के सजे हुए बिस्तर पर बैठकर सपने सच हो देख रही थी, क्योंकि यह शादी मेरी पसंद की थी। मेरी जिस्म में एक आग लगी हुई थी कि मेरे पति आए और उनको अपने प्यार का इजहार करूं। मैं घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी कि तभी अचानक मेरे कमरे में मेरा देवर आया गया। घूंघट होने की वजह से मैं ध्यान ना दे पाई कि मेरे कमरे में मेरा पति नहीं बल्कि मेरा देवर है। मेरा देवर जब मेरे कमरे में आकर मेरे बगल में बैठा तो मैं तुरंत उसे कस के गले लगा लिया। हम दोनों के दिलों की धड़कन बहुत तेज बढ़ गई थी, लेकिन मैं अपनी खुशी में इतनी मग्न थी कि मैं यह न समझ पाए यह मेरा पति नहीं बल्कि मेरा देवर है। जब देवर ने मेरा नाम अपने मुंह से लिया, आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, अपने मुंह से उसका नाम सुनते ही मैं तुरंत पीछे हट गई। मैंने कहा कि देवर जी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? ये सुनकर देवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं तो ऐसे ही तुम्हारे कमरे में आया हूँ। भैया को कुछ देर लगेगी क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ थोड़ा व्यस्त है। मैंने सोचा शायद तुम बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको देखने के लिए कमरे में आ गया। मुझे अपने देवर का इस तरीके का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुहागरात की रात मेरे देवर को मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन पहले ही दिन झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने मुस्कुरा कर कह दिया कि ठीक है अनिल, अब तुम जा सकते हो। लेकिन वो मुझे कहने लगा, आप चाहे तो मैं थोड़ी देर और आपके साथ रुक सकता हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मैं अभी सो जाऊंगी। ये कहकर मैंने उसे कमरे से भगा दिया। मेरे देवर की उम्र अभी सिर्फ 15 साल थी, इसलिए मैंने उसकी बातों को नादानी में ही लिया था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी आगे की जिंदगी में बहुत ही परेशानी आने वाली है। फिर 10 मिनट के बाद मेरे पतिदेव भी कमरे में आ गए। उन्हें देखते ही मैं तो खुशी से झूम उठी थी, क्योंकि हमारी शादी बहुत ही मुश्किल हालातों में हुई थी। आज मैंने उन्हें अपने पति के रूप में देखकर बहुत खुश थी। मेरे पति जब कमरे में आए तब वह मेरे गले लग गए और मुझे कहने लगे कि मैंने इस दिन के लिए बहुत बेताब था। फिर उन्होंने धीरे से मेरा घूंघट उठाया और मेरे माथे को चूमा। फिर हम दोनों ने वही सब किया जो एक पति पत्नी सुहागरात की रात को करते हैं। सुहागरात की रात मेरे पति ने मेरे ऊपर खूब प्यार लुटाया। उन्होंने मुझे एक हीरे की अंगूठी भी दी। सर्दी का मौसम था, लेकिन आज हमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी, क्योंकि आज हम दोनों की गर्मी एक दोनों में समा रही थी और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में कब सो गए हमें कुछ मालूम नहीं हुआ। सुबह मेरी आंख खुली जब देवर मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। मुझे पहले तो लगा कि शायद मेरी सासू माँ होगी। जब मैं तुरंत जाकर दरवाजा खोला तो अपने देवर को सामने पाया। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुझे उसकी इस हरकत पर फिर गुस्सा आने लगा। लेकिन अभी अभी मैं इस घर में आई थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई भी झगड़ा हो। इसी वजह से मैं चुप रही और मैंने कहा कि क्या हुआ देवर जी, क्या आपको रात को नींद नहीं आई तो इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठ गए हो? तो वह कहने लगा कि नहीं भाभी, मैं आपकी खूबसूरती देखकर इतना पागल हुआ हूँ कि सुबह उठकर सोचा कि जाकर आपके दर्शन कर लूं पहले, लेकिन मैं फिर उसकी बातों को बच्चा समझकर टाल दी। मैंने सोचा कि यह तो सिर्फ अभी छोटा बच्चा है, यह मजाक में ये सब कह रहा होगा। फिर उसके बाद पीछे से पतिदेव भी आ गए तो वह मुझे कहने लगे कि तुम मेरे छोटे भाई को बहुत प्यार देना, क्योंकि इसका मेरे सिवा और माँ के सिवा कोई नहीं है। मेरे पति रमन कहने लगे कि रिया, मेरा छोटा भाई थोड़ी नखरेबाज है, लेकिन तुम उसे हमेशा प्यार से समझाना जब वो तुम्हारी कोई बात ना माने, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत ही बुरे हालात देखे हैं। जब मेरे पिताजी उसे अपने साथ बाइक पर घुमाने के लिए लेकर गए थे तो उनका रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त मेरा भाई सिर्फ और 10 साल का था, और 10 साल के बच्चे के ऊपर उस वक्त क्या बीतती है वो तो तुम समझ ही सकती हो। अनिल को किसी बात की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। मैंने उसे हमेशा इंतहा प्यार दिया है, उसकी हर जिद पूरी की है। इसलिए तुम भी आइंदा ध्यान रखना, कभी उससे झगड़ा मत करना, क्योंकि जब पिताजी दुनिया से चले गए थे तो मेरा छोटा भाई कुछ भी बोलता नहीं था और ना ही किसी से बात करता था।
ऐसा हो गया था जैसे इसमें कोई जान ही ना हो। वह हमेशा पिताजी को बहुत याद करता था, लेकिन डॉक्टर हम सब ने मिलकर उसे धीरे धीरे ठीक कर दिया। मेरे भाई को पिताजी की यादों से दूर किया जितना हो सके। मैंने उसे पिता से बढ़कर प्यार दिया ताकि वह अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे। इसलिए तुम हमेशा मेरे भाई को खुश रखना। मैंने अपनी पति की बातों को चुपचाप सुना और फिर मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके परिवार का पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं हमेशा आपके परिवार को खुश रखूंगी और साथ ही साथ आपके छोटे भाई को भी। ये सुनते ही मेरे पति रमन ने मुझे सीने से लगा लिया और फिर हम दोनों ने खूब प्यार किया। उसके बाद हम दोनों नहा धोकर फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठकर खाने की टेबल पर बैठते ही मेरा देवर फिर मुझे ही देख रहा था, जिसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी। उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थी। वह बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। मैंने इसे रोकने के लिए मजाक में कहा, क्या हुआ देवर जी, मेरा चेहरा देखकर आपको किसी की याद आ गई? तो वह मुझे कहने लगा कि नहीं नहीं, आपका चेहरा देखकर तो मुझे आप जैसी लड़की से शादी करने का मन कर रहा है। उसकी बात को सुनकर मैं चुप हो गई और सोचने लगी कि 15 साल का ये बच्चा है और यह सब बातें कैसे कर सकता है। लेकिन मैंने देखा मेरे पति ने इस बारे में कुछ ना कहा और ना ही मेरी सास ने, इसलिए मैंने इस बात को हंसकर टाल दिया। मैंने कहा कि जब आपका भी वक्त आएगा तो शादी का, तो हम बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की से आपकी शादी करवाएंगे। ये बोलकर मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ से निकल गई। जब मैं अपने कमरे में गई तो मुझे लगा शायद मेरे पति पीछे आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पीछे से ही आते हुए पकड़ लिया। मुझे लगा कि शायद मेरे पति होंगे, लेकिन नहीं। जब मैं मुड़कर देखा तो मेरा देवर था। ये देखते ही गुस्सा अब आसमान पर चढ़ गया था। मैं उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि मुझे फिर से अपने पति की बात फिर से याद आ गई। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिसे कोई मुझ पर लांछन उठाए। इस वजह से मैंने कहा कि देवर जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो देवर कहने लगा, एक तो तुम मुझे देवर जी मत कहा करो। मेरा नाम अनिल है तो तुम मुझे अनिल ही बुलाया करो। मुझे अपने देवर की नियत अब ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तो वह कहने लगा कि पिंकी, मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर अब दीवाना हो चुका हूँ। मुझे अब और नहीं रहा जा रहा। ये सुनकर मैं अपना हाथ उठाने ही वाली थी कि फिर से मैंने अपने हाथ पर काबू कर लिया और मैंने कहा कि देवर जी अब मजाक छोड़िए, हम आपकी शादी करवा देंगे। मुझे लगा कि मेरा देवर अभी बच्चा है, इस वजह से वह मुझे ये सब बोल रहा है। अभी उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन उसने फिर से जो मेरे साथ किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम पिंकी है, मेरी उम्र 28 साल है। मैं दिखने में दूध की तरह सफेद थी। मेरा गदराया बदन हर मर्द को मेरी तरफ खींचता था। मेरी नशीली अनकहे जो भी मुझे देखता वह मेरा दीवाना हो जाता। मेरी खूबसूरती पर मर मिटता। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे घर में मेरी माँ, पापा और मेरी एक छोटी बहन थी। मैं कॉल सेंटर में कंपनी में काम करती थी। वही मेरी मुलाकात रमन से हुई थी। रमन वहाँ के मैनेजर थे। धीरे धीरे मेरी और रमन की बातचीत शुरू हो गई और बातचीत करते करते कब हम दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। हम दोनों को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हम दोनों की कास्ट अलग अलग थी। रमन ब्राह्मण था और इसी वजह से जब रमन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था तो मैंने तो तुरंत हाँ कर दी थी। लेकिन जब उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने इस शादी के लिए तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह किसी और जाति की है, हम तुम्हारी शादी ब्राह्मण लड़की से करें। ये सुनकर मैं और रमन उस वक्त बहुत दुखी हुए थे। मेरे माँ बाप तो मेरी शादी और रमन की शादी के लिए राजी थे। उन दिनों मुझे अपनी जिंदगी जहन्नम नजर आ रही थी कि मुझे कोई चीज की आज तक कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस इंसान से मैं बेइंतहा प्यार करती थी वह मेरे नसीब में नहीं था। मैंने अपनी तरफ से पूरी हार ही मान ली थी, लेकिन रमन मुझे हमेशा ही समझाते रहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बात ना बने तब रमन ने अपनी माँ को अपने आप को खत्म करने की धमकी दे दी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसकी शादी के लिए राजी हो गई। ये खबर सुनते ही मैं रमन को बहुत ज्यादा चाहती थी कि आप अपने आप को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कभी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती। लेकिन रमन मुझे बड़े ही प्यार से कहने लगी कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कि यह मोहब्बतें कर मुझे।
रोना आ रहा था, लेकिन अब मैं खुश भी थी कि अब हमारी शादी होने वाली है। रमन के घर में उसकी माँ और एक छोटा भाई रहता था। उसके पापा की मौत बहुत पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। रमन ने अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। फिर इसी तरह दोनों परिवारों ने मिलकर हमारी शादी तय कर दी। हमारी शादी बहुत ही धूमधाम से की गई थी। मैं अपनी शादी में बहुत ज्यादा खुश थी। दुल्हन के जोड़े में आज मेरी खूबसूरती में और चार चांद लगा दिया। देखकर हर कोई मेरी तारीफ पर ही कर रहा था। शादी करके जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरा खूब अच्छे से स्वागत किया गया था। मैंने सोचा था कि शायद मेरी सास मुझसे नाराज होगी, लेकिन वह भी मुझे खुशी से बात कर रही थी। इसी तरह हमारी सुहागरात का भी वक्त आ गया और हम दोनों ने एक दूसरे के प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हम धीरे धीरे मुझे अपने देवर की नीयत बहुत खराब लग रही थी। जब वह मेरे कमरे में आया और मुझसे शादी की बात किया तो मैंने यह बात अपने पति को बताई तो मेरे पति कहने लगे कि वह भी बच्चा है, तुम प्लीज उसकी इन बातों का बुरा मत मानो, मुझे देखकर उसको भी शादी करने का मन कर रहा होगा, इसलिए प्लीज तुम उससे प्यार से बात किया करो, उससे झगड़ना मत, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है तो तुम हमेशा उसे खुश रखना। अपने पति रमन की बात सुनकर मैं फिर चुप हो गई, क्योंकि मैं उनसे बेइंतहा प्यार करती थी, उनके खिलाफ कभी जाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि शायद बस यही कहते होंगे, कुछ ज्यादा ही मैं शायद गलत सोच रही होंगी, क्योंकि वह तो सिर्फ अभी 15 साल का है। लेकिन मेरा देवर दिखने में काफी हैंडसम था। उसकी हाइट लंबी चौड़ी थी, लेकिन जो भी उसे देखता तो वह यही कहता कि उसकी उम्र 21 साल होगी। उसके बाद मैं अपने देवर से भी बहुत अच्छे तरीके से बात करने लगी। वो जब भी मुझसे कोई ऐसा भद्दा मजाक करता तो मुझे पसंद ना होता, तो मैं भी उसे मुस्कुरा कर जवाब दे देती, लेकिन उससे कुछ ना कहती, क्योंकि मैं अभी घर में कलेश नहीं चाहती थी। मेरी सास का रवैया भी बहुत अच्छा हो गया था। वह मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बात करती। जब हम दोनों किचन में खाना बनाने जाते तो वह मेरी खूब तारीफें करती और मेरे काम में भी मदद किया करती थी। मुझे अब मेरी जिंदगी में और क्या ही चाहिए था। यही सब तो मैं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने देवर की बातों पर ध्यान देना भी छोड़ दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिंदगी कोई और ही मोड़ ले लेगी। तब मेरा इन रास्तों पर चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। मेरे पति रमन हमेशा शाम को आते ही मुझे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाते। कभी कभी तो वह मेरे लिए बहुत अच्छे तोहफे लाते और मेरी सास भी मेरा खूब ध्यान रखती थी। पड़ोस की औरतें जब भी घर पर चाय पीने के लिए आती तो मेरी सास उनके सामने मेरी बहुत तारीफ ही करती। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा खुशी रहती। मैं सोचती थी कि कभी भी मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी खुशियों को मेरी ही नजर लग जाएगी। एक दिन तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी जब मुझे पता चला है कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब ऑफिस के लिए गए थे तब उन्हें वहां पर हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनकी तुरंत मौत हो गई। ये खबर से मैं बेहद टूट गई थी। इस शादी को अभी सिर्फ 5 महीना ही गुजरा था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना बुरा भी कुछ हो सकता है। मैं उन दिनों अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला हुआ था। सारा दिन मैं कमरे में रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती। जब भी मेरी सास मेरे लिए खाना लेकर आती तो मैं कह देती कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन मेरी सास उस वक्त मुझे बहुत संभाल रही थी। वो मुझे कहती थी कि बेटी तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तुम्हें जीना है। रमन को गए हुए अब पूरे 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन 1 महीनों में तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। उठो और खाना खाओ, अपने आप को संभालो, क्योंकि अब इस घर को तुमको ही संभालना है। रमन ने हमारी शादी के 1 महीने के बाद ही घर की सारी प्रॉपर्टी कामकाज सब मेरे नाम कर दिया था। रमन के बाद ये सब जिम्मेदारी को मुझे ही निभाना था। ये बात मेरी सास अच्छी तरीके से जानती थी। उसकी बातें सुनकर मैं धीरे धीरे अपने आप को संभालना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं कामकाज की तरफ ध्यान देने लगी तो एक दिन मेरे माता पिता मुझे लेने के लिए मेरे ससुराल आ गए। मेरी सास से कहने लगे कि पिंकी का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो हम अब पिंकी को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि अभी उसकी उम्र भी सिर्फ 28 साल है और उसकी हम दोबारा से दूसरी शादी करा देंगे।
ये सुनते ही मुझे फिर से एक और सदमा भी लग गया। अभी तो मेरे पति की मौत हुई थी और यह फिर दूसरी शादी। मैंने अपने माता पिता के आगे बहुत हाथ जोड़ दिए। मैंने उन्हें कहा कि मम्मी पापा आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मैं अपना ससुराल छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। मेरे माता पिता तो मुझे कहने लगे कि बेटी अभी तुम तो जवान हो, आगे चलकर तुझे किसी के सहारे की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए हम तेरे लिए जो भी कर रहे हैं वह तेरे बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हमारी बात को मान लो और हमारे साथ हमारे घर चलो। मेरी सास ने भी मेरे माता पिता को बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब मेरे माता पिता नहीं माने तो मेरी सास ने फिर आकर मेरी शादी अपने छोटे बेटे अनिल के साथ कर देंगे। ये सब सुनते ही तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सिर्फ 15 साल के बच्चे के साथ दूसरी शादी करूंगी। इस बात के लिए मैंने फिर से इनकार किया, लेकिन अब मेरी बात को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब मैं कुछ भी कर नहीं सकती थी, या तो मुझे अपने घर जाना पड़ता या तो फिर मुझे देवर से दूसरी शादी करनी पड़ती। मेरे सामने जो परिस्थितियां आ रही थी मैं उन सबको कैसे संभालती मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी तरीके से मेरी शादी का दिन भी फाइनल कर दिया गया और मुझे दुल्हन का जोड़ा पहनाकर मंडप ले जाया गया। मेरा दिल अब अंदर ही अंदर तड़प रहा था, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी तरीके से मेरी और अनिल की दूसरी शादी हो गई। लेकिन मैं जैसे ही सुहागरात की स्टेज पर पहुंची तो अनिल मुझसे पहले ही रूम में दाखिल था। वह कहने लगा, जल्दी से दुल्हनिया को कमरे में भेजो। ये सुनते ही मेरे ऊपर तो आसमान गिर पड़ा। ये 15 साल का बच्चा ये सब क्या कह रहा है? मुझे तो लगा इसे बिल्कुल भी समझ नहीं होगी, लेकिन जो यह बातें कर रहा था ये समझ से बाहर थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, अनिल ने मुझे खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया और कहने लगा कि जल्दी करो। उसकी बातें सुनकर मैं आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। वह कहने लगा, ज्यादा बच्ची मत बनो, जो भाई के साथ करती थी वही मेरे साथ करो। इतने वक्त से मैं चुप रही थी, लेकिन अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उसे खींचकर चटा दे मारा। मैंने कहा कि जिसे तुम बोल रहे हो ना, वह मेरा पति, तुम्हारा भाई, जिसने तुम्हें बाप से भी बढ़कर प्यार दिया। लेकिन वह कहने लगा, वह मेरा कोई बाप नहीं है, मैं तो उसकी किस्मत पर जलता था। उसने तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। तुम दोनों को हमेशा मैं छुप छुप कर देखता था जब तुम दोनों करीब आते थे। इसी वजह से जानबूझकर तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाता था ताकि तुम दोनों दूर हो जाओ। मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूँ, तो वह मेरा कोई भाई नहीं है और ना ही बाप। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं पागल हो चुका हूँ और तुम्हें बस मैं आज अपना बनाना चाहता हूँ। फिर वह कहने लगा, तुम क्या समझती हो, तुम्हारा पति हार्ट अटैक से मरा था, बल्कि मैंने उसे जान से मार दिया था। मैं रोज उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर डालता गया, जिससे धीरे धीरे उसकी मौत हो गई और किसी को कुछ पता ही ना चला। ये सब सुनते ही मुझे इतना तेज गुस्सा आया, दिल किया उसको फिर से कस के चाटा मारूं। अब उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह दिमागी तौर से पागल हो चुका है, क्योंकि अनिल ने मुझे बताया था कि पिता की मौत के बाद वह नॉर्मल नहीं रहा था। अब मुझे समझ में आया कि वह तब से ही दिमागी तौर से पागल हो रहा है। लेकिन मुझे किसी भी तरीके से इस समस्या से बाहर निकलना था, इसलिए मैंने गुस्सा ना करके उसे कहा कि ठीक है, आज मैं तुमसे प्यार का इजहार करूंगी। ये सुनते ही वह तो खुशी से झूम उठा, कहने लगा, ठीक है जल्दी से आओ। मैंने उसे कहा कि मैं और रमन सुहागरात की रात दोनों दूध पीते थे, इसे पीने के बाद हमें और ताकत आती है। मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। तो तुरंत जाकर किचन में 2 गिलास दूध लिया और एक में नींद की दवा मिलाकर डाल दी, जिसे पीते ही अनिल नींद की आगोश में चला गया। ये देखते ही मैंने लंबी सांस ली। अगर आज मना करती तो शायद वह मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, क्योंकि वह दिमागी तौर से पागल हो चुका है और उसका इलाज सिर्फ अब डॉक्टर ही कर सकते हैं। मैंने यह बात अपनी सास को जाकर तुरंत बताई तो वह मुझे कहने लगी कि बेटी, मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वही अब तुम्हारा पति है और तुम्हें ही उसे संभालना है। मैं डॉक्टर से बात की थी अनिल के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि उसे पागल खाने में रखना पड़ेगा और मैं अब अपनी इकलौती बेटे को पागल खाने में जाता हुआ नहीं देख सकती। अब मेरी टांगों में शक्ति नहीं है।
अब मैं अपने आखिरी बेटे को भी खोना नहीं चाहती हूँ, तो तुम भी चुप रहो और किसी से भी इस बारे में बिल्कुल भी जिक्र मत करना। मैं अपनी सास की सारी बातों को सुनकर तो बौखला उठी थी। मतलब इन्हें भी सारी सच्चाई के बारे में अच्छी तरीके से पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया और मेरी जबरदस्ती शादी अपने पागल बेटे से करवा दी थी। अपनी सास के बातों को हाँ में जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कि मुझे किसी भी तरह से इस घर से निकलना पड़ेगा। अगर मैं ना निकली तो मैं यही मर जाऊंगी, क्योंकि आज इस पागल को तो मैं नशे की दवा देकर सुला दी हूँ, लेकिन कल फिर इसने मेरे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की, तब मैं क्या करूंगी? मुझे बचाने वाला भी कोई यहाँ पर नहीं है। यही सब सोचते सोचते मैं कमरे से बाहर जाकर देखा तो मेरी सास के कमरे का दरवाजा लॉक था। इसका मतलब वो सो रही है। मैंने तुरंत अपना एक बैग उठाया और उसमें अपने सारे कपड़े सेट किए और अपने पति की तस्वीर भी उसमें डाली और दबे पांव उस घर से भाग गई। मैं बहुत तेज भाग रही थी। मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं वह पागल मुझे पीछे से आकर ना पकड़ ले या फिर मेरे साथ मुझे आकर ना रोक ले। मैं अपने पति के साथ बीते हुए पलों को बहुत याद कर रही थी। आज अगर मेरे पति जिंदा होते ये नौबत कभी ना आती। अगर वह मेरी बात को तब अच्छे से समझ लेते। उनके भाई की हालत ठीक नहीं है तो आज हमारे साथ होते। मेरे माता पिता का घर ससुराल से कुछ मिनट दूर था। इस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। इस वक्त कोई भी गाड़ी मुझे नहीं मिल रही थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी और अपने भगवान को याद कर रही थी कि उस वक्त मुझे वह बचा ना पाए, कम से कम इस वक्त वह मेरी मदद कर दे। यही सोचते सोचते कि तभी सामने एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ। वो रिक्शा एक बुजुर्ग अंकल चला रहे थे। वह मुझे देखकर कहने लगे, बेटी रात के इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। उन्हें देखते ही मैंने एक लंबी सांस ली और तुरंत रिक्शा में बैठकर अपने घर की तरफ चली गई। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूंगी। मैं जब अपने घर के पहुंची तो घर का दरवाजा खटखटाया तो मेरे माता पिता मुझे देखकर परेशान हो गए। मुझे देखकर कहने लगे कि अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं वही दरवाजे पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता ने मुझे उठाया। मैंने उनको अपनी सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद वो लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सास से हमें इतना बड़ा धोखा दिया है तो हम उन्हें छोड़ेंगे भी नहीं। मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मेरी सास के पास अब उनकी एक ही औलाद है। अगर वह भी उससे छिन जाएगी तो उनका कोई सहारा नहीं बचेगा। मैं उन लोगों के साथ अब और नहीं रहना चाहती। उन्हें उनकी किए की सजा खुद ब खुद मिल जाएगी। अब मुझे अपने माता पिता के यहाँ रहते हुए 5 महीने गुजर गए थे। मैं अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी। मेरी जो छोटी बहन थी उसकी भी शादी हो गई थी। वह भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मैंने घर में ही बैठकर सिलाई का काम कर लिया, जिससे मेरी कमाई अच्छी होती थी। अगर शायद मैं उस वक्त उस घर से ना भागती तो शायद जिंदगी भर वहीं पर रो रही होती। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक जरूर करिएगा एंड घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि नई और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।